एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो है पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं जो आप रीड कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इनमें से कौन सी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है वो टाइप है, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, है ना, कि सामान जो है उसका उत्पादन हो रहा है, कंजम्पशन यानी कि खपत हो रही है, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? तो जो प्रोडक्शन के लिए हम किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करें, इसके लिए सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, है ना। क्योंकि प्रोडक्शन का टेक्निक का चॉइस क्या होगा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, है ना। तो उसके लिए जैसे कि मैनुअल प्रोडक्शन करना है, मशीन से प्रोडक्शन करना है, तो वो टेक्निक हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। अगला है, एट इक्विलिब्रियम द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंज्यूमर की यूटिलिटी यानी कि जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगला देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंसेस कर्व्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो जो अलग अलग इनडिफरेंस कर्व है ना, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को नहीं काटेंगे, है ना। तो ये यही बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक दूसरे को काट सकें। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी? तो क्या होता है, जब किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो डिमांड जो है कुछ चीजों को छोड़कर, है ना, ऑब्वियसली, तो डिमांड जो है वो क्या होती है? कम होती है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो कीमत जो है वो मतलब कि जो डिमांड है ना, वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी? तो एक जो है अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाइज इन। तो वेरिएबल प्रपोर्शन का जो लॉ है वो कहां पर अप्लाई होता है, किस तरीके की कंडीशन में अप्लाई होता है? शॉर्ट रन के केस में, ठीक है। अगला देखो, when एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। तो जब एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी इज लेस देन एसी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सप्लाई में नॉट एक्सीड स्टॉक। तो जो सप्लाई है वो स्टॉक को एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकता जितना स्टॉक है हमारे पास, है ना, बिल्कुल सही है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट? तो इसमें से कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का लक्षण है वो आपने बताना है। तो होमोजीनियस गुड भी है सही, सेम प्राइस, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन इफ, यहाँ पे क्या है? MUX है ना, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स है, उसको डिवाइड कर दिया है प्राइस ऑफ गुड एक्स से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है, MUX है, उसको डिवाइड कर दिया है PX से, यानी कि प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। और जो है ये ग्रेटर है किससे? MU, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो M है, ठीक है, MN है। तो यहाँ पर जो ये क्या है? MUN क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो देखो, जब मार्जिनल जो है, कह सकते हो कि जब हमारे पास जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड और जो प्राइस ऑफ गुड है वो ग्रेटर है, ठीक है, मनी से, यानी कि उसको जो है वो मतलब कि उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का जो है वो लॉ कह सकते हो कि यूज हुआ है, और इस अकॉर्डिंग इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या है? द कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड। अब क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ना गुड्स पे, तो कंजम्पशन जो है वो सामान का वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
स्थिति आपको दी गई है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स वस्तु पर जो है खर्च किया गया हर रुपया से है, वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ज्यादा मिल रही है ना, उसको ज्यादा संतोष मिल रहा है। जब वो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है उसको उसकी जो है वो ज्यादा संतोष मिल रहा है, उपयोगिता जो है वो दे रहा है, ठीक है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, ज्यादा संतोष पाने के लिए और चीजों को उपभोग करेगा, ठीक है। यानी कि जो गुड एक्स है उसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इसमें से कौन सा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का एग्जांपल है, तो आंसर हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। क्योंकि जो मैक्रो वेरिएबल होता है वो होल इकोनॉमी से रिलेटेड होता है ना, इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होता, इंडिविजुअल से रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक होता है। अगला देखो, द वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डैश वेरिएबल, तो इस तरीके के वेरिएबल को क्या कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, है ना, तो मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कि मतलब कि वस्तु जो है वो टूट फूट गई है ना, उसकी मरम्मत पे जो खर्च होगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है। जैसे प्रोडक्शन के टाइम में मशीन जो है वो मतलब कि धीरे धीरे करके वैल्यू अपनी कम कर देता है ना, तो उस पर जो खर्च होगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अगला देखो, इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो सबसे पहले समझो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ठीक है। यानी इनकम का वो पार्ट जो कि उपभोग पे खर्च होता है, ठीक है। और वो 0.6 दिया गया है आपको, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि फ्रैक्शन बताया है इनकम का, ठीक है, जो कि सेव किया जाता है वो आपको बताया गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पता है बेटा कि जो एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो 0.6 दिया गया है, ठीक है, इसको एपीएस रहने देते हैं और यहाँ पे 1 आ गया, तो एपीएस 1 0.6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.4, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से, तो मल्टीप्लायर और जो एमपीएस है उसके बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो गलत है, ठीक है। जो मल्टीप्लायर और जो एमपीएस है ना, इनमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, ठीक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगला देखो, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड इज डैश देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैश रिजर्व रेशियो इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो CRR है वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये कैसा होता है, कौन सा मेजर होता है, क्वांटिटिव मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया, भारत में 1 रुपए का नोट जो है वो कौन जारी करता है, तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला देखो, कमर्शियल बैंक्स कैन इशू करेंसी नोट, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो करेंसी नोट जारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन विच यूनिट ऑफ करेंसी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो करेंसी है वो किसके मतलब कि जो करेंसी की वैल्यू है वो किस आधार पर जो है निर्धारित की जाती है, अमाउंट ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं भी 13 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 25 to 30 वर्ड्स में करने हैं, 2-2 नंबर की ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मैंने आंसर समझाने शुरू किए तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसके आंसर्स जो करवाए गए हैं स्कूल में, आप उस अकॉर्डिंग इसके आंसर करिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस द इंटरेस्ट रेट एंड अदर रेट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट और जो दूसरे रेट है वो कौन जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है, इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर रेट्स इन बैंक्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल बैंक इटसेल्फ बट द बैंकिंग सेक्टर एंड आर द लार्जली एक्सेप्टेड बाय ऑल बैंक्स, ठीक है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर नंबर 1 है। नेक्स्ट है गिव एनी 2 एग्जांपल दैट प्रूव दैट द बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट्स अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, यानी कि आपने कोई 2 उदाहरण देने हैं जो ये सिद्ध करे कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है वो क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, न्यू बैंक्स कैन एंटर द मार्केट एंड ओल्ड बैंक्स कैन लीव द मार्केट। ठीक है, एक तो ये पॉइंट लिख लेते हैं सेकंड का, और ये फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। दूसरा जो है हम कर सकते हैं बैंक्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तक, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, ये इसी का सेकंड पॉइंट है। 2 पॉइंट बोला ना उन्होंने करने को, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू देयर पीपल, यानी बैंक लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे तो ऑल बैंक्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज टू पीपल, है ना, ये भी लिख सकते हो। और अगर थोड़ा डिटेल में आप जाना चाहो तो लिख सकते हो कि एटीएम कार्ड इशू करता है ना। इसके अलावा जो है मनी कैन बी डिपॉजिटेड, विथड्रॉल, है ना, ये सारी चीजें जो है वो लिख सकते हो। ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखो, विच फैसिलिटी कैन बी यूज्ड टू डिपॉजिट मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक बैंक अकाउंट से यानी एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए कौन सी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर मनी कैन बी डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ एनी अदर बैंक यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग ऑफ वन बैंक। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट मस्ट बी डन इन द इवेंट ऑफ अ बैंक लीविंग द मार्केट। ठीक है, यानी कि यदि अगर कह सकते हो अगर कोई बैंक जो है वो बाजार छोड़ता है तो क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर देखो, इफ अ बैंक वांट्स टू लीव द मार्केट इट कैन लीव द मार्केट बाय शिफ्टिंग इट्स अकाउंट टू अनदर बैंक एंड अनदर बैंक तक कर दोगे। ठीक है, ये आपके पास आंसर नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है, व्हाई डज एन इंडिविजुअल बैंक एक्सेप्ट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो एक इंडिविजुअल बैंक है वो ब्याज दरों को क्यों स्वीकार करता है, एक्सेप्ट क्यों करता है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर interest rates and other rates in bank are not determined by the individual bank itself but by the banking sector and are largely accepted by all banks। ठीक है, यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 6। इसके बाद देखो आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 4 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 100 to 150 वर्ड्स में आपने इनका आंसर करना है। ठीक है, और इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।